हेलो एंड वेलकम। आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में ठीक कर रहे होंगे। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो अगर ना होते तो हम आज सबकी लाइफ शायद बिल्कुल ही अलग होती। उनका कंट्रीब्यूशन वन ऑफ द चेंजिंग फैक्टर्स है आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड को ऐसा बनाने में। उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला टाइम कम हो गया। हम पहले की तुलना में एक जगह से दूसरी जगह तेजी से जा सकते थे और सामान को भी पहुंचा सकते थे। समुद्रों की दूरी भी अब कम लगने लगी थी। ज्यादा टाइम नहीं लेता। हम बात करने वाले हैं रुडोल्फ डीजल के बारे में, जिन्होंने डीजल इंजन बनाया। इनका जन्म 18 मार्च 1858 को पेरिस फ्रांस में हुआ और इनकी डेथ साल 1913 में 55 की एज में हो जाती है। अब वन बाय वन देखते हैं इनकी लाइफ को और इनसे जुड़े हुए इवेंट्स को। रुडोल्फ डीजल एक जर्मन इन्वेंटर और मैकेनिकल इंजीनियर हैं जिन्हें डीजल इंजन के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 18 मार्च 1858 को पेरिस फ्रांस में हुआ था और इनके पेरेंट्स जर्मन थे, इसलिए ये भी जर्मन हुए। इनके फादर का नाम गॉटलिब थियोडोर हरमन डीजल, इन शॉर्ट थियोडोर डीजल था, और इनकी मदर का नाम एलिस फ्रेडरिका डीजल था। इनके फादर और मदर दोनों ही बुक बाइंडिंग और लेदर से रिलेटेड बिजनेस करते थे। दूसरे नंबर के थे इनकी एक बड़ी बहन भी था और इनका एक छोटा भाई था जिनका नाम क्रिश्चियन डीजल था। इनकी फैमिली डिटेल्स इतनी अवेलेबल नहीं है, पर इनके भाई भी इनकी तरह एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने इनकी हेल्प भी करी काफी एक्सपेरिमेंट्स करने में। और इनके भाई ने वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई लड़ी थी जर्मनी की साइड से और उन्हें बंदी बना लिया गया था, यानी प्रिजनर ऑफ वॉर बाय फ्रेंच। बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया था, जिसके बाद वो वापस जर्मनी आकर अपना काम फिर से करने लगे। इनके पेरेंट्स इमिग्रेंट थे जो कि बवेरिया से आए थे। बवेरिया एक जर्मनी का राज्य है। रुडोल्फ अपने फादर की हेल्प भी करते थे, वो लेदर के गुड्स को डिलीवर करने भी जाते थे। बाकी ये इनकी बेसिक डिटेल्स थी। अब देखते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। रुडोल्फ एक प्रोटेस्टेंट फ्रेंच स्कूल ज्वाइन करते हैं और वो छोटी उम्र से ही म्यूजियम्स में जाया करते थे रेगुलर बेसिस पर, जहाँ से उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट जागता है। और वो इस म्यूजियम में अक्सर जाया करते थे जहाँ जाकर वो निकोलस जोसेफ किग्नेट स्टीम इंजन को गौर से देखा करते थे। उन्हें एक मेडल से सम्मानित भी किया जाता है जिसको फ्रेंच में कुछ ऐसे कहते हैं, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है सोसाइटी फॉर एलिमेंट्री इंस्ट्रक्शन ब्रॉन्ज मेडल। जब रुडोल्फ 12 साल के हुए तो फ्रांस और जर्मनी के कोलिशन यानी गठबंधन देश के बीच युद्ध छिड़ जाता है, जिसे कि हम फ्रैंको जर्मन वॉर कहते हैं। ये जुलाई 1870 से मई 1871 तक चलता है, जिसमें जर्मनी जीत जाता है और फ्रांस की हेजेमनी यानी वर्चस्व यूरोप में कम होने लगता है। युद्ध के चलते उन लोगों को वहां से जाना पड़ता है क्योंकि पेरिस को सीज कर दिया गया था, मतलब उसका किसी दूसरे शहर से कोई कांटेक्ट नहीं था। दूसरा, दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ने की वजह से उन पर मुसीबत आ सकती थी। तो ऐसे में उनके पेरेंट्स फैसला करते हैं कि उन्हें पेरिस फ्रांस को छोड़कर चले जाना चाहिए। वो एक स्ट्रीमर, एक तरीके की बोट में बैठकर लंदन इंग्लैंड चले जाते हैं। वो वहां तक रुकने का फैसला करते हैं जब तक वॉर रुक नहीं जाती। इसी बीच रुडोल्फ को एक इंग्लिश स्कूल भी ज्वाइन करा दिया जाता है, पर रुडोल्फ की मदर उन्हें ऑक्सबर्ग उनकी आंट के पास भेज देती है ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। ऑक्सबर्ग एक शहर है बवेरिया राज्य में, जैसे कि मेरठ एक शहर है उत्तर प्रदेश राज्य में। वहाँ वो अपनी आंट और अंकल के पास रहते हैं ताकि वो जर्मन लैंग्वेज को और अच्छे से सीख पाएं। आंट का नाम बारबरा और अंकल का नाम क्रिस्टोफ वार्निकल था। वहाँ उनके अंकल उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। जब वो 15 साल के हुए तो उन्होंने अपनी फैमिली को एक लेटर लिखा कि वो आगे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। तब तक के लिए वो एक नए बने इंडस्ट्रियल स्कूल में पढ़ते हैं। पढ़ाई में अच्छे होने के कारण उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाती है रॉयल बवेरियन पॉलिटेक्निक ऑफ म्यूनिक में, जिसे कि आज हम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक भी कहते हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूशन है। आप पॉज करके देख सकते हैं कि यहाँ से कितने सारे फेमस लोग पढ़े हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत कुछ हासिल करा है। वहाँ म्यूनिक पॉलिटेक्निक में वो कार्ल पॉल गॉटफ्राइड वॉन लिंडन नाम के प्रोफेसर से पढ़ते थे, जो कि खुद एक इन्वेंटर रहे। मैंने पिक्चर लगा दी है, पर आपको सही जवाब कमेंट्स में लिखना है आखिर इन्होंने किस चीज़ की खोज करी थी। और हाँ, इनका योगदान भी कोई कम नहीं है। ये ना होते तो हम लोग गर्मी में फ्रिज से निकाल कर ठंडा पानी नहीं पी सकते थे, और एसी नहीं होते, और हम फूड को भी लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते थे। सब ठीक चल रहा था, पर रुडोल्फ के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है। उन्हें टाइफाइड फीवर हो जाता है, जिसकी वजह से वो फाइनल टर्म के एग्जाम नहीं दे पाते हैं और अपनी ग्रेजुएशन टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और वो ठीक होने के बाद उस टाइम का सही यूटिलाइजेशन करते हैं और सल्जर ब्रदर मशीन वर्क्स में अप्रेंटिस के तौर पर काम करते हैं स्विट्जरलैंड जाकर, जहाँ उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। सल्जर ये एक स्विस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फर्म थी जो कि आज भी है सल्जर ब्रदर लिमिटेड के नाम से, जिन्हें की फ्लूइड इंजीनियरिंग की फील्ड में काफी एक्सपर्टीज हासिल है और इनसे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं। उसके बाद वो 1880 यानी कि 22 साल की उम्र में ग्रेजुएट होकर अपने प्रोफेसर के साथ रेफ्रिजरेशन एंड आइस प्लांट सेटअप करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें 1 साल बाद लिंडे आइस मशीन कंपनी के डायरेक्टर बना दिया जाता है। और उसके बाद 1883 यानी कि 25 की उम्र में मार्था फ्लास से शादी कर लेते हैं, जो कि एक मर्चेंट यानी व्यापारी की डॉटर थी। जिसके बाद इन दोनों के 3 बच्चे होते हैं, 2 लड़के जिनका नाम यूजीन और रुडोल्फ जूनियर था, जिनमें रुडोल्फ जूनियर सबसे बड़े थे और सबसे छोटे थे यूजीन, और एक बेटी जिनका नाम हेडी था। उन्हें इंजन बनाने में इंटरेस्ट इसलिए आया ताकि वो लोगों को एक ऑप्शन दे सके, इन छोटे बिजनेसेस की हेल्प भी कर सके और जिससे बिजनेसेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। अभी तक मार्केट में बस स्टीम इंजन ही मौजूद था जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा थी और मेजरली यूज हो रहा था इंडस्ट्रीज में और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उन्होंने 1884 में अमोनिया से चलने वाले इंजन को बनाया जो सफल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो मरने से भी बचे। उसके बाद उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे। 1889 में वो आइस मशीन और रेफ्रिजरेशन की टेक्नोलॉजी को पेरिस के शो में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से वो पॉपुलर हो जाते हैं और वॉन लिंड की कंपनी भी, जिसे देखकर उन्हें प्रमोशन के तौर पर बर्लिन बुला लिया जाता है ताकि वो कंपनी का मैनेजमेंट भी संभाल सके। इसके पीछे एक और रीजन ये भी है, उस समय फ्रांस में जर्मन और स्विस लोगों के खिलाफ माहौल ठीक नहीं था। वो एक ऐसा इंजन बनाना चाहते थे जिसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा हो
और पावरफुल भी हो। एफिशिएंसी का मतलब यहाँ ये है कि कम से कम फ्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आउटपुट निकालना, जिससे कि हम अपना काम निकाल सके। बाकी अगर बात करें तो इंजन की एफिशिएंसी की, तो स्टीम इंजन की एफिशिएंसी 6 से 10% होती है, और हॉट बाउल इंजन की 10%, गैस ऑपरेटेड इंजन की 17% और पेट्रोल वाले इंजन की 12%। उन्हें लगा कि इससे ज़्यादा एफिशिएंट इंजन बनाया जा सकता है और वो इसमें जुट जाते हैं। याद रहे, ये एफिशिएंसी उस समय के हिसाब से वो उस पर काम शुरू कर देते हैं, और ये 1892 में वो एक इंजन बनाते हैं जो कि पाउडर्ड कोल से चलता था, और फिर 27 फरवरी 1892 को एक पेटेंट फाइल कराते हैं जिसका नाम होता है न्यू रेशनल हीट इंजन। वो काम जारी रखते हैं और उन्हें ईयर 1893 में फाइनली पेटेंट उनके नाम हो जाता है, जिसका नाम होता है वर्किंग मेथड एंड डिजाइन फॉर कंबस्शन इंजन, और इस पेटेंट का नंबर होता है 67207। उन्होंने एक रिपोर्ट भी पब्लिश करी इस नए तरह के इंजन के बारे में, जिससे कि वो लोगों के बीच में मशहूर कर सके। इसका नाम था द थ्योरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेशनल हीट इंजन टू रिप्लेस स्टीम इंजन एंड कंटेम्प्रेरी कंबस्शन इंजन। अब उनके इस इंजन के डिजाइन को फुली फंक्शनल बनाने के लिए उनकी मदद हेनरिच वॉन बस, जो कि डायरेक्टर थे द जर्मन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एजेंसी मैन एजी के, इसका जर्मन में प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरीके से। वो इसका एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं जो कि एक 10 फुट लंबे आयरन के सिलेंडर और उससे जुड़े हुए फ्लाईव्हील को मिलाकर होता है। वो इसमें बदलाव करते रहते हैं, जैसे कि पहले वो पाउडर कोल का यूज करते थे, उसके बाद फिर मिनरल ऑयल का, फिर अंत में हैवी पेट्रोलियम का यूज करके ट्राई करते रहे, और ऐसा करते करते साल 1897 आ जाता है और पहली बार साल 1897 में डीजल इंजन को फुल्ली फंक्शनल करके चलाया जाता है, जो कि एक 4 स्ट्रोक 25 हॉर्स पावर का इंजन था, जिसकी एफिशिएंसी लगभग 27% थी, जो अपने समय का सबसे उन्नत इंजन था। इस इंजन का वर्किंग मैकेनिज्म कुछ इस तरीके का था कि जब सिलेंडर के अंदर हवा आती तो उसे इतना कंप्रेस कर दिया जाता कि अगर उसमें एक तेल की बूंद भी डालते तो एक्सप्लोजन हो जाता, जिसकी वजह से पिस्टन मूव करता, और ऐसे इंजन को हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं। दरअसल डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता, जबकि गैसोलीन या पेट्रोल इंजन में होता है। ये सब मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बाकी ये जो रुडोल्फ डीजल द्वारा बनाया गया डीजल इंजन था, ये आज भी जर्मन टेक्निकल म्यूजियम, जो कि म्यूनिक जर्मनी में है, वहाँ रखा हुआ है। इसके बाद वो कुछ ना कुछ नया टेस्ट करते रहते हैं, साथ ही साथ उसे पेटेंट भी करवाते रहते हैं। बाकी जैसे कि मैंने बताया कि उनके इस इंजन की एफिशिएंसी 27% थी। याद रहे, मैं उस समय के हिसाब से बता रहा हूँ। तब से लेकर आज तक बहुत से मेजर एडवांसमेंट हुए हैं, और सिद्धांत वही है जो रुडोल्फ डीजल देकर गए थे, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। फिर क्या था, वो देखते ही देखते करोड़पति बन जाते हैं। बाकी चलिए अब समझते हैं वर्किंग ऑफ इंजन। अब बात करते हैं इंजन की वर्किंग की और समझते हैं किस तरीके से इनका सुधार होता गया। पहले इंटरनल कंबस्शन इंजन लेनोर ने 1860 में बनाया था, जो कि कोल गैस की मदद से चलता था। इंटरनल कंबस्शन इंजन को समझने से पहले आपको कंबस्शन के बारे में बताता हूँ। सिंपल वर्ड में कंबस्शन का मतलब है किसी सब्सटेंस को जलाना, और किसी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। किसी वस्तु को जलाने से हमें इन रिटर्न बदले में हीट यानी ऊष्मा और लाइट यानी रोशनी मिलती है, जिससे हम अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं। इंटरनल कंबस्शन का मतलब है ईंधन यानी फ्यूल को एक चैम्बर के अंदर इस तरीके से जलाना जिससे कि हम उससे मैकेनिकल वर्क करवा पाए। बेसिकली हम फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, पहला इंजन लेनोर ने बनाया था जो कि कोल गैस पर वर्क करता था। उसके बाद निकोलस ऑटो ने गैसोलीन इंजन को बनाया जो कि 4 स्ट्रोक साइकिल का यूज करता था। अब अगर इनकी वर्किंग समझनी है या फिर और डिटेल में जाना है, जैसे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक साइकिल में क्या अंतर होता है, तो इसके लिए आप कोई भी एनिमेशन वाली वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। मैं इन शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि 2 स्ट्रोक का मतलब है कि पिस्टन 2 बार ऊपर नीचे होगा, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करेगा फ्यूल को गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ एक स्ट्रोक में 2 एक्शन एक साथ हो रहे होंगे, और दूसरी तरफ 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन 4 बार ऊपर नीचे मूव करेगा, यानी कंप्लीट साइकिल पूरी करेगा फ्यूल को गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए। स्ट्रोक का मीनिंग है पिस्टन का ऊपर नीचे मूवमेंट। अगर थोड़ा इंजीनियरिंग के टर्म्स में कहें तो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। मुद्दा यहाँ फ्यूल को गैस में कन्वर्ट करने का नहीं है। मकसद यह होता है कि हम किसी भी तरीके से पिस्टन को मूव कराएं ताकि जब वो घूमे तो हम उससे कनेक्टेड फ्लाईव्हील और ट्रांसमिशन असेंबली भी घूमे और पहियों तक पावर पहुंच जाए, जिससे कि हमारी गाड़ी चले। अब अगर हम एग्जांपल लेंगे 4 स्ट्रोक साइकिल का, तो सबसे पहले इनलेट वाल्व से एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है, जिससे पिस्टन पहली बार नीचे जाता है, और जब वो वापस आता है तो वो फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर को कंप्रेस कर देता है। यहाँ तक एक साइकिल पूरी हो गई। कंप्रेस होने के बाद उसमें स्पार्क दिया जाता है ताकि वो जल सके और पिस्टन फिर से नीचे जा सके, और ऐसा होने के बाद पिस्टन जब फिर ऊपर आता है तो जो गैसेस बनी है उन्हें एग्जॉस्ट वाल्व से निकाल दिया जाता है, जो कि बाइक या कार के एग्जॉस्ट सिस्टम के रास्ते बाहर निकल जाती है। ये था एग्जांपल एक 4 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन का। अलग अलग इंजन अलग अलग जगह यूज हो रहे थे, जैसे कि पेट्रोल गैसोलीन इंजन यूज हो रहे थे छोटे व्हीकल्स में, और गैस इंजन पावर प्लांट्स में, और मेजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टीम इंजन। पर सारा खेल बदलने वाला था क्योंकि डीजल इंजन की एंट्री होने वाली थी। थोड़ी हिस्ट्री बताऊं अगर इंजन की, तो वो ये है कि हम हीट का यूज करके अपना काम करवा सकते हैं, और सबसे पहले आए स्टीम इंजन, जिसको जेम्स वॉट ने बनाया था। स्टीम इंजन की एफिशिएंसी सबसे कम थी, इसमें कि 90% एनर्जी वेस्ट हो जाया करती थी। पेट्रोल इंजन के साथ एक प्रॉब्लम थी उस समय, पेट्रोल इरेगुलरली बर्न होता है। अगर हम उसे होमोजीनियसली बर्न कर सकते तो हम पेट्रोल इंजन को भी हेवी मशीनरी में यूज कर सकते हैं, पर ऐसा करना इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा। डीजल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल है,
वो ये है कि अगर उसके सिलेंडर के वॉल्यूम को 16वें हिस्से तक कंप्रेस करें तो उसके अंदर इतना प्रेशर और टेम्परेचर जनरेट होगा कि जिससे कि टीन भी पिघल जाए। और अगर इसी टेम्परेचर में हम फ्यूल यानी कि डीजल डाल दें तो एक एक्सप्लोजन होगा जिससे निकलने वाली गैसेस पिस्टन को मूव करेंगी और पिस्टन कनेक्टेड होगा फ्लाईव्हील से और कुल मिला के हमें मैकेनिकल मोशन मिलेगा। पर ये सब एक कंट्रोल मैनर में होना चाहिए। ऐसा याद रहे, इसमें स्पार्क प्लग नहीं होता, इसमें हम प्रेशर की मदद से इग्निशन करते हैं और हम इसमें फ्यूल और एयर का मिक्सचर नहीं बेचते। हम इसमें पहले हवा बेचते हैं और उसे कंप्रेस करते हैं, उसके बाद हम इसमें फ्यूल डालते हैं। डीजल इंजन का टॉर्क पेट्रोल या गैसोलीन इंजन के मुकाबले ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम इसे हैवी मशीनरी और व्हीकल्स को चलाने के लिए यूज करते हैं। टॉर्क एक तरह का रोटेटिंग फोर्स है, इसे हिंदी में आघूर्ण बल कहते हैं। टॉर्क ज्यादा तो समझिए आपके इंजन को फोर्स कम लगाना पड़ेगा, टॉर्क कम तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। टॉर्क को आपको समझना है तो कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे कि इस पिक्चर में ये आदमी एक बोल्ट खोल रहा है। अगर हम कहें कि इसे छोटे रेंच से खोल के दिखाओ तो इसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि आर यानी जो डिस्टेंस है उस रेंच की वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। सिमिलरली इंजन के साथ भी होता है। वेल, ये थी डीजल इंजन की बात। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, आप ज्यादा अचीव करते हो, तो उसके साथ आपकी प्रॉब्लम्स का लेवल भी बढ़ता है। ऐसा ही कुछ रुडॉल्फ डीजल के साथ भी हुआ। काफी नाम और पैसा कमाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रही। उनके साथ भी प्रॉब्लम्स थी और कहीं ना कहीं शायद उनकी प्रॉब्लम्स ही उनके डेथ के पीछे का रीजन बनी हो। वेल, अब नजर डालते हैं कि उनकी डेथ हुई कैसे, जो कि आज भी एक मिस्ट्री है। इनकी 55 की एज में डेथ हो जाती है ईयर 1913। इनकी डेथ एक मिस्ट्री है। कुछ कहते हैं कि इन्होंने सुसाइड करा, कुछ कहते हैं इनका मर्डर हुआ। बाकी ये 29 सितंबर 1913 को लापता हो जाते हैं ड्रेसडन नाम की एक जहाज से, इससे कि ये लंदन जा रहे थे इंग्लिश चैनल से होकर। होता कुछ यूं है कि रात को 10 बजे ये अपने कैबिन में ये कहकर जाते हैं कि उन्हें सुबह 6 बजे उठा दिया जाए, और सुबह वो ना ही अपने बेड पर मिलते हैं ना ही अपने कैबिन। 10 दिन बाद यानी कि 10 अक्टूबर को इनकी बॉडी नॉर्थ सी में तैरते हुए मिलती है। एक जहाज जिसका नाम कॉटसन था उसके क्रू को मिलती है। बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी, पर बॉडी के अंदर से आईडी और बाकी डॉक्यूमेंट्स से पहचान करके उनकी फैमिली को सौंप दिया जाता है, जहाँ पे उनके बेटे यूजीन कंफर्म करते हैं कि हाँ, ये उनके फादर की बॉडी है। सुसाइड के पीछे का रीजन जो सब लोग बताते हैं वो ये था कि वो अपने इस इन्वेंशन से खुश नहीं थे। वो सोचते थे कि मेरा इनोवेशन वेस्ट हो गया, मैं कोई ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया। बाकी मर्डर के पीछे 2 रीजंस बताए जाते हैं। एक ये कि उनके डीजल इंजन के आविष्कार से जो कोयले की डिमांड कम हो गई थी और कोयला के सप्लायर थे उन्हें लॉस हो रहा था, जिसकी वजह से उन लोगों ने उनकी हत्या करवा दी। दूसरा ये कि वो अपने इन्वेंशन का पेटेंट राइट रॉयल नेवी को देना चाहते थे, जिससे कि उनकी सबमरीन्स में डीजल इंजन का यूज हो। ऐसा देखकर जर्मनी में से कोई नाखुश हुआ होगा जिसने उन्हें मरवा दिया हो। बाकी तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उनकी डेथ कैसे हुई। उन्होंने 55 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, पर आज भी हम सबके बीच अमर हैं उनका इन्वेंशन की बदौलत। पहले अब इनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स देखते हैं। इनका इंटरेस्ट साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में बार बार तरह तरह के म्यूजियम मशीन को जानने की वजह से आया। इनके जन्म के बाद इनके पेरेंट्स ने इन्हें एक फार्म वालों को दे दिया था 9 महीनों के लिए। इन्होंने इंजीनियरिंग अपने फैमिली के अपोज जाकर करी थी, क्योंकि इनकी फैमिली कंडीशन उस समय ठीक नहीं थी। जब ये अमोनिया से चलने वाला इंजन को टेस्ट कर रहे थे तो ये मरते मरते बचे, जिसकी वजह से ये काफी लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में भी रहे। रुडोल्फ 40 साल की उम्र में बिलियनर बन जाते हैं। उस समय बिलियनर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। टेक्निकली स्पीकिंग तो दुनिया के पहले बिलियनर का नाम कमेंट्स में जरूर बता। रुडोल्फ 17 सितंबर 1898 में एक खुद की कंपनी भी खोलते हैं, जिसका काम होता है डीजल इंजन की लाइसेंसिंग एंड उसके फर्दर डेवलपमेंट को मॉनिटर करना। पर टोटली सब उनके कंट्रोल में नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था मैन एजी के साथ। साल 1900 में उन्हें ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड भी मिलता है, जो कि हाईएस्ट अवार्ड था उस पेरिस एग्जीबिशन का, जिसे देखने लगभग 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोग आए थे उस टाइम पर। वहां उन्होंने अपने इंजन को पीनट ऑयल यानी मूंगफली के तेल से भी चलाया था, और इनके नाम पर डीजल फ्यूल का नाम भी पड़ा और डीजल इंजन का नाम भी पड़ा। ये डीजल हमें क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल को अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करके मिलता है, जिसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। हमें डीजल 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर मिलता है जब हम क्रूड ऑयल को गर्म करते हैं। कहाँ करते हैं? रिफाइनरी में करते हैं, जैसे कि जामनगर की रिफाइनरी, जो कि गुजरात में है, जिसे रिलायंस ग्रुप ओन करता है और जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। डीजल फ्यूल एक लेस फ्लेमेबल और एक सुरक्षित फ्यूल है एज कम्पेयर टू गैसोलीन एंड पेट्रोल। बाकी ये थे इनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स। मुझे इनके द्वारा कहे गए कोट्स ज्यादा तो नहीं मिले, पर इनमें से कुछ मिले, जिनमें से पहला है कि द ऑटोमोबाइल इंजन विल कम एंड देन आई विल कंसिडर माई लाइफ वर्क कंप्लीट। मतलब ये कि जब गाड़ी में डीजल से चलने वाला इंजन आएगा तब मैं अपने जीवन को सफल मान लूंगा। Second, the use of plant oil as fuel may seem insignificant today, but such product can in time become just as important as kerosene and these coal tar products of today. मतलब आज भले ही हम वनस्पति से निकलने वाले तेल को इस्तेमाल करने को फिजूल लगता हो, पर एक दिन आएगा जब वो मिट्टी के तेल और कोयले की उत्पादों की तरह महत्वपूर्ण होंगे। बाकी कुछ भी हो, आज ये दोनों बातें सच हैं। डीजल इंजन से पूरी दुनिया चल रही है और आज हम बायोडीजल का भी यूज कर रहे हैं और इथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे तकनीकों का भी प्रयोग कर रहे हैं। ये थी रुडोल्फ डीजल की बायोग्राफी। मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इवेंट कवर करें।
अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट्स में बताना, कोई सजेशन या मिस्टेक हो तो भी बताना। पूरी सदी में कुछ ही ऐसे लोग आते हैं जिसका नाम अमर हो जाता है उनके दिए हुए विचारों से या उनके किए गए आविष्कारों से, और रुडोल्फ डीजल उनमें से एक हैं। हम आज की कल्पना भी नहीं कर सकते अगर डीजल इंजन नहीं बनते, क्योंकि हैवी मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑन रोड हो या फिर सी, हर जगह डीजल इंजन का यूज होता है। कार से लेकर ट्रेन तक, शिप से लेकर सबमरीन तक। ये इंजीनियरिंग की फील्ड में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहे और ट्राई कीजिए कि आप मान लोगों को पढ़िए, उनके विचारों को पढ़िए, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या गलतियां की जो हमें नहीं दोहरानी चाहिए, और सीखते रहिए। बाकी कमेंट्स में बताना कि आपने क्या सीखा रुडोल्फ डीजल की बायोग्राफी से।